नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के हम हाजिर हैं आपके सामने। यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6। तो देखते हैं, सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फालतू की कहानी कुछ नहीं करी जाएगी, कम समय में क्वेश्चन कंप्लीट कराओ। आपका भी समय इम्पोर्टेंट चल रहा है और हमारा भी। उत्तर प्रदेश में भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याओं एवं चुनौतियों का उल्लेख करें। क्या समस्या हैं, क्या चुनौतियां हैं, किसके उपयोग से? भूजल के उपयोग से। और किससे उपयोग से? तो इस क्वेश्चन को, ये है शॉर्ट क्वेश्चन ही, जो 125 वर्ड में लिखा जाता है यूपी में। और इसको मैं कहूँ कि डिकोड करो, इसको तोड़ो। तो यूपी में भूजल के उपयोग, भूजल का उपयोग तो होता ही है, सिंचाई में सबसे ज़्यादा होता है हमारे यहाँ। 70% से अधिक जो उपयोग होता है वो सिंचाई में होता है। जो लोग गांव से होंगे, जैसे मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, और खेती बाड़ी देखी होगी, खुली सिंचाई होती है हमारे यहाँ। चला के छोड़ देंगे, चलता रहेगा पानी नालियों के थ्रू, तो नलकूप से, और वो नीचे से तो निकल के आता है। तो समस्या और चुनौतियों का उल्लेख करना है। क्या करना है? उल्लेख करना है। चलिए देख लेते हैं। तो फॉर्मेट हमारा वही रहता है, आईबीसी फॉर्मेट, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन। ओके, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन हमने डेफिनेशन से शुरू किया कि भूजल क्या है। भूजल से आप क्या समझते हो? भौम जल क्या है? तो भूजल वह जल है जो भूमि की सतह के नीचे संतृप्त क्षेत्रों में मौजूद रहता है। संतृप्त क्षेत्र की ऊपरी सतह को जल स्तर कहा जाता है। तो इतना छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दे दिया इसका, ठीक है। फिर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भूजल का उपयोग कृषि, सिंचाई, उद्योग और घरेलू कार्यों में किया जाता है, ठीक है। अब बता दिया कि तुम जो ज़मीन के अंदर जल है उसका उपयोग किन किन कार्यों में करते हो निकाल करके। भाई घर पे रहते थे, नल थे ना पहले, नल। अब तो समर्सिबल लग गई हैं घर घर में। पहले नल से पानी चलाते थे, तो वो कहाँ है? वो भी तो भूमि का ही अंदर का जल है, वो भी तो हम खींचते थे। तो घर के कार्यों में भी आ रहा है। उद्योग, जो इंडस्ट्री लगी रहती है वहाँ, उनके लिए काम आ रहा है। सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा काम आता है। तो कृषि, सिंचाई वो एक ही बात है ना। अब नेक्स्ट कारस्तानी क्या करी कि एक छोटा सा मैप बनाया, क्योंकि थोड़ा सुंदर दिखेगा। तो वो मैप हमने दर्शाया यहाँ कि उत्तर प्रदेश में भूजल कमी वाले क्षेत्र जो हमने दर्शा दिए। ये जो एरिया है वेस्टर्न यूपी का, जब हरित क्रांति आई थी तो वेस्टर्न यूपी को हरित क्रांति का फ़ायदा मिला था। तो जब हरित क्रांति का फ़ायदा मिला और हाई यील्ड जो हमने बीज इस्तेमाल किए थे खेती के लिए, है ना, गेहूँ उत्पन्न करने के लिए, फूड सिक्योरिटी की वजह से हरित क्रांति आई थी। तो अत्यधिक दोहन हुआ किसका? भूजल का। जैसे पंजाब वगैरह एरिया में अगर आप देखोगे तो ये सब हरित क्रांति के ही प्रदेश रहे हैं। और इनमें आजकल सूखे की स्थिति बहुत हो रही है, क्योंकि इनका भूजल स्तर काफ़ी डाउन हो चुका है, नीचे जा चुका है। तो अत्यधिक दोहन वाला क्षेत्र ये वेस्टर्न यूपी वाला, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर। गंभीर स्थिति वाले क्षेत्र हैं, जैसे वर्षा के हिसाब से भी देखोगे तो यूपी का आपको मालूम है कि मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, और गोरखपुर वाले एरिया में सबसे ज़्यादा होती है इधर। तो गंभीर स्थिति वाले ये आगरा, मथुरा, ये वाला एरिया है। मैप थोड़ा सा दर्शा दिया हमने दिखाने के लिए। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र तो ऑलरेडी सूखे के ग्रस्त में रहता ही है। और बाकी इधर विंध्या वाला क्षेत्र हमने ले लिया एक। तो ये मैप में हमने दर्शा दिया। चलिए अब थोड़ा बहुत लिख लें, मैप में काम कर लिया हो तो। यूपी में गंगा, यमुना नदियों के कारण प्रचुर भूजल संसाधन है। उस हिसाब से अगर आप देखो तो यूपी क्या है, वैसे तो पूरा इंडिया देखोगे तो ऊपर का जो नॉर्थ इंडिया हम कहते हैं, नदियां हैं वहाँ, वो भी बारहमासी बोलते हैं, बारहमासी वाली नदियाँ होती हैं कि पानी आता ही रहता है। तो गंगा, यमुना कभी सूखते हुए देखी है? नहीं, लेकिन अब यमुना नदी नाला बन चुकी है। तो प्रचुर मात्रा में संसाधन हैं भूजल के। बट जैसे कुछ एरिया हैं, बुंदेलखंड वाला एरिया, उसके कुछ हिस्सों में भूजल का संकट है आज भी। और जो ये एरिया हमने दर्शाए, इनमें भूजल स्तर डाउन हो चुका है, काफ़ी नीचे जा चुका है। भूजल निकासी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक है। मतलब समस्या ये है कि इनकी भूजल निकासी की दर जो है वो पुनर्भरण की दर से अधिक है। बाकी अगर, जैसे आंसर तो हम लिख ही रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक के तौर पर अगर आप सोचो इस चीज़ को,
तो आपको चीज़ें पता चलेगी कि अब कंक्रीट वाले शहरीकरण इतना हो गया, कंक्रीट हो गया है। पहले क्या है, बारिश भी वैसे होती थी, रिमझिम वाली बारिश, है ना। तो वो जब हल्की हल्की बारिश होती है और घास वगैरह पे वो जब गिरती है कच्ची कच्ची जगह पे, तो धीमे धीमे रिस रिस के पानी अंदर चला जाता है फिर से, तो इसी को बोलते हैं पुनर्भरण। लेकिन अब वो उतना हो नहीं पा रहा, जितना पानी एक्सेस मात्रा में निकाला जा रहा है ना, वो जा ही नहीं पा रहा है ज़मीन के अंदर उतना। जब तुम कंक्रीट की सड़कें बिछा दोगे इतना, तो वो पानी सोखेगी कैसे ज़मीन। ये एक हम जागरूक नागरिक के तौर पे चीज़ें सोचें तो हमें पता चल जाएगा कि चारों तरफ चल क्या रहा है आखिर, और क्यों ये समस्या हो रही है इतनी। पहले गांव में क्या है, नल चलाते थे, भैंसे वगैरह जैसे नहलाना होता था। देखो मुझे सारा मालूम है क्योंकि गांव से ही बिलोंग किया हूँ मैं। वही अलग बात है कि 9th-10th क्लास से फिर घर से बाहर निकल गए, लेकिन वो चीज़ें जड़ें तो हमारी गाँव में ही है। तो भैंसों को नहलाते थे तो उतना पानी खर्च नहीं होता था, क्योंकि चलाना पड़ता था ना, एक नल चलाता था दूसरा नहलाता था। अब समरसेबिल लग गई हैं घर घर में, भैंसें नहाती हैं पाइप लगा करके, मस्त एक एक घंटे तक नहला रहे हैं, तो इतना पानी वेस्ट होता है। नालियाँ साफ़ कर रहे हैं, पहले झाड़ू वगैरह लगा करके नालियाँ साफ़ कर देते थे। अब तो समरसेबल का पाइप एक कोने पे रखा और मार दिया भाई साहब, एकदम नाली क्या ऐसा लगाया, नाला चल रहा है पूरा, और पूरा साफ़ कर देते हैं। तो ये पूरी सड़क पर पानी वानी कर देंगे। पानी का वेस्टेज ऐसे बढ़ा है धीमे धीमे। तो पुनर्भरण की दर से अधिक है भूजल निकासी की दर। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया था, बोला तो था कि फालतू की कहानियाँ नहीं क्रिएट करेंगे, पर करनी पड़ जाती है कभी कभी, सेंटी हो जाते हैं ना अपने, थोड़ा सा वैसी चीज़ों में आ जाता है। तो और गाँव से चीज़ें देखी हुई हैं, और शहरीकरण की वजह से तो हुआ ही है। चलिए, अब मेन फोकस जो क्वेश्चन का था वो है समस्याएं एवं चुनौतियाँ, कि भूजल उपयोग की जो समस्याएं और चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो भूजल स्तर में गिरावट आ रही है क्योंकि अत्यधिक दोहन के कारण, जो ऊपर मैं बता चुका हूँ। गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जैसे भूजल के अंदर आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों की उपस्थिति। आखिर गुणवत्ता में गिरावट क्यों आ रही है? उद्योगों की वजह से ही। इंडस्ट्री वगैरह ऐसी लगी रहती हैं, तो आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों की उपस्थिति कारण, और इसका क्या होता है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। समस्या चुनौतियाँ दूसरी देखेंगे तो सिंचाई पर निर्भरता। लगभग 17% किसी सिंचाई भूजल पर निर्भर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यूपी में एक कृषि प्रधान प्रदेश है, तो कृषि में सिंचाई सबसे अधिक किस चीज़ से होती है? नलकूपों से होती है कि नहीं होती? और नलकूप में क्या होता है? नहरें दूसरे नंबर पर आती है, नलकूप सबसे पहले नंबर पर आता है सिंचाई करने में। तो 70% से अधिक, लगभग कह सकते हो, जो कृषि सिंचाई होती है वो भूजल पर निर्भर है। तो सबसे ज़्यादा तो हमारा यहीं पानी जाता है। जानकारी का अभाव, इसलिए तो खेती को वो बनाना होता है, विविधीकरण लेके आना होता है हमको। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें हम कहे थे सूखाग्रस्त जो फसलें हैं, मोटा अनाज, मोटे अनाज की बात करी थी ना, तो वो उनको पानी की उतनी आवश्यकता नहीं होती। एक चीज़ें ना एक दूसरे से लिंक रहती हैं। जब भी क्वेश्चन करो उन सबको तुम एक दूसरे के पॉइंटों को इधर से उधर उठा के डाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन आ गया तो स्पेशल कुछ अलग ही लिखना है उसमें, है ना। इधर उधर के पॉइंट आ जाते हैं, क्योंकि जब हम मोटे अनाज वाली खेती करते हैं तो उसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, ये समाधान के रूप में चीज़ें आ सकती हैं। तो जानकारी का अभाव ऐसा है कि अवैज्ञानिक कृषि सिंचाई पद्धति है हमारी, जो ये मैंने बोला खुली सिंचाई करते हैं हम, जबकि इसका जो है ड्रिप, स्प्रिंकलर सिंचाई, जो तकनीकी नई नई आ गई हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो पानी का जो यूज है, जो मिस यूज है, उसको रोका जा सकता है। भूजल संरक्षण के प्रति, जल भराव एवं बाढ़ का खतरा है। अनियोजित शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियाँ। अनियोजित शहरीकरण वही है कि इतना बना दिया जाए कि जब बारिश हो तो पुनर्भरण की दर को भी कम करता हो ये, और जल संरक्षण भी ना कर पा रहे हो हम, है ना। कैच द रेन अभियान जैसे चलाए हैं, किस कारण से चलाए थे? इन्हीं वजह से चलाए थे। और कंक्रीट के शहर बन गए हैं, तो अब पानी कहाँ अंदर रिस के जाएगा। नेक्स्ट, आगे की और चुनौतियाँ देख लो आप। नीति निर्माण की कमी है, तकनीकी समस्याएं हैं। अब तकनीकी समस्या वही है कि नई नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो जिससे चीज़ें थम सकें। और अनियमित मानसून और तापमान में वृद्धि, ठीक, से पुनर्भरण प्रभावित हो रहा है। तो ये कुछ और चुनौतियां हमने बता दी। क्वेश्चन आपको जिस हिसाब से दिखेगा, देखो जो नए बंदे होंगे, नए क्या पुराने भी कभी कभी गलतियां ये कर सकते हैं, कि क्वेश्चन इतना पूछा कि भूजल के उपयोग से जुड़ी प्रमुख समस्याएं और चुनौतियों का उल्लेख करें। आपने इंट्रोडक्शन डाला और आपने समस्याएं और चुनौतियों को बता दिया, तो आपको लगेगा आपका आंसर ख़त्म।
समाप्त हो गया, आप कंक्लूड कर देते हैं। लेकिन नहीं, जब भी समस्या और चुनौतियाँ बताएं, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव होता है ह्यूमन टेंडेंसी का। हम अगर आपस में भी वार्तालाप कर रहे हैं और हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, है ना, हम किसी की आलोचना करते हैं, तो आलोचना ही नहीं करनी होती, उसके समाधान भी देने होते हैं कि भाई तुम ऐसे हो, ये गलत कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है। तो जब भी सब क्वेश्चन में हमारे में समस्याएं, चुनौतियां हैं, समाधान पूछे ना पूछे, लेकिन आपको बताने हैं। सरकार की कुछ योजनाएं उन समस्याओं को टैकल करने के लिए अगर चल रही हैं तो उनको भी बताते हुए चलना है। अब आप कहोगे यार 125 वर्ड में कितना लिखेंगे। हाँ, ये शब्द सीमा की तो थोड़ा सा परेशानी होती है, बट फिर भी अगर ये तरीका है, जब भी चुनौती और समस्या वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप थोड़ा सा गवर्नमेंट की कुछ प्रयास जो चल रहे हैं वो दिखाते हुए और आगे की राह बताते हुए समाधान के रूप में वो लिखते हुए कंक्लूड करें, ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चलिए, सरकारी प्रयास जो चल रहे हैं इसी समस्याओं को, भूजल की समस्याओं को समाप्त करने के लिए, जल जीवन मिशन है, कैच द रेन वाटर मॉडल बिल है, कैच द रेन अभियान, अटल भूजल योजना है। तो ये कुछ हैं प्रयास जो गवर्नमेंट के चल रहे हैं सेंट्रल लेवल पर, तो उनको लागू स्टेट लेवल में, स्टेट में भी किया जाता है। आगे की राह में आप क्या कर सकते हो, तो जो सतही जल है उसके उपयोग को बढ़ाओ। और सतही जल क्या है, जैसे नदी नाली नदियों में, जो नहरों में पानी बह रहा है, नदियों में पानी बह रहा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। तो अभी तो उसके लिए जो है, अब देखो तो ये कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट कब से चल रहा था, अभी जल्दी में ही इनोग्रेट किया, उसके लिए पैसा वगैरह दिया गया। तो सतही जल के उपयोग को बढ़ावा, वर्षा जल संचयन किया जाए, ये सबसे मोस्ट है कि वर्षा इतनी होती है, एक्सेस मात्रा में हो जाती है, अगर उसको स्टोर किया जाए तो कि वो चल सकता है काफ़ी टाइम के लिए। जैसे राजस्थान वगैरह में रहता है, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, हम गए थे तो पानी भर लेते हैं वो वर्षा वाला, फिर मोटर पंप लगा रखे हैं, उसी से पानी निकाल लेते हैं यूज के लिए। और नीतिगत सुधार किए जाएँ, स्थायी कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक है, ये समाधान के रूप में हमने कुछ बता दिए। ये पूछा नहीं था क्वेश्चन में, हिडन था। ये जब चुनौती समस्या वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें हिडन ही रहता है कि ये तुम्हें लिख करके ही अपना आंसर कंक्लूड करना है। चलिए, अब आप कंक्लूड कर सकते हो। इस प्रकार उत्तर प्रदेश भूजल संकट को हल करने के लिए प्रयासरत है। स्पंज शहर, कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनको आपको लिख लेना चाहिए, स्पंज शहर और मिहिर शाह कमेटी की अनुशंसाएं। तो मतलब भूजल से निपटने के लिए मिहिर शाह कमेटी बनी थी, तो उनकी अनुशंसाओं के साथ सामुदायिक प्रयास, मतलब जन भागीदारी। अब ये कोई गवर्नमेंट अगर प्रयास करे तो गवर्नमेंट का ही सिर्फ काम नहीं है, मनुष्य, हमारे जनता का काम भी है, जन भागीदारी। तो सामुदायिक प्रयासों तथा भूजल संरक्षण और प्रबंधन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि भूजल संकट है जो, और भूमि जल का जो उपयोग है, भूजल का जो उपयोग हम कर रहे हैं, उसको एक मैनेज तरीके से उपयोग किया जा सकता है ना। तो ठीक है, एक क्वेश्चन टाइम लिया है 13 मिनट, वैसे लिखने का टाइम इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 4 से 5 मिनट में निपटा लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस समझाना होता है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।